All right, last but not least, the last few 10 minutes of पेप्रिकासोमा थायराइड। पेप्रिकासोमा थायराइड के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन वेरिएंट जो हैं वो यहाँ पे शेयर किए गए हैं। वन इज़ दैट इज़ कॉल्ड दी पेप्रिकासोमा का इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट। हमने याद है पहले ही पढ़ा था कि जब इनकैप्सुलेशन की बात होती है तो अगर एक ट्यूमर है और उसके बाहर एक थिक कैप्सूल पड़ा हुआ है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये इनकैप्सुलेटेड लीजन कौन सा है। हमने देखा था कि इनकैप्सुलेटेड लीजन फॉलिकुलर एडिनोमा भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि वो इनकैप्सुलेटेड लीजन जो है वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा भी हो सकते हैं। और एक हमने कहा था कि इनकैप्सुलेटेड लीजन जो है वो पेपिलरी कार्सिनोमा भी हो सकता है। और यही बात हमने आज यहाँ वेरिएंट पे भी देख ली कि ये एक और वेरिएंट है जो इनकैप्सुलेटेड है और थिक कैप्सूल होता है उसके अंदर। हम जब उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तभी हमें पता लगता है कि उसके जो न्यूक्लियर फीचर्स हैं उनसे हम चेक कर लेते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि पेपिलरी कार्सिनोमा है। तो हमने ग्रॉस पे हमें देख के सिर्फ यही पता लगता है कि हमने ग्रॉस किया, कट सेक्शन पे हमें लगा कि ये इनकैप्सुलेटेड लीजन है। फिर हम उसका एक सेक्शन लेके देख चेक करते हैं। अगर सेक्शन में न्यूक्लियर फीचर आना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब है कि ये इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा है। और अगर न्यूक्लियर फीचर्स ना नज़र आएँ तो उसका मतलब है कि ये जो है फॉलिकुलर एडिनोमा भी हो सकता है और फॉलिकुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। उस केस में फिर हम इस सारे के सारे कैप्सूल को पास करते हैं ताकि कहीं से भी चेक कर लें कि कोई हल्की सी भी इन्वेजन या कैप्सूल को इन्वेड करता हुआ ट्यूमर बाहर तो नहीं जा रहा। अगर इन्वेड करता हुआ बाहर जा रहा होगा तो उसको हम कहेंगे फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अगर ट्यूमर स्टिल कैप्सूल के अंदर है इसका मतलब है कि वो नन अदर देन फॉलिकुलर एडिनोमा है। सो ये बाकी सब मिट गए और आखिर में रह जाएगा फॉलिकुलर एडिनोमा। सो फॉलिकुलर एडिनोमा हो सकता है। सो ये जो मैंने आपको की बताई है, दिस इज़ हाउ वी अप्रोच अ केस वेयर देयर इज इनकैप्सुलेटेड लीजन, जहाँ पे कैप्सूल बन जाता है थायराइड के अंदर, एक ट्यूमर के बाहर थिक कैप्सूल बन जाता है और फिर हम इसको एक लेबल कर देते हैं कि ये एक इनकैप्सुलेटेड लीजन है या ये ट्यूमर है। फिर हम उसको काट के सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप पे देखते हैं और फिर फर्दर हम उसको क्लैरिफाई भी करते हैं और क्लासिफाई भी करते हैं कि ये हमने जो ग्रॉस पे देखा था या हमने जब अपनी आंखों से नेकेड आई से ये इनकैप्सुलेटेड लीजन देखा था वो कौन से टाइप का लीजन है। क्या वो फॉलिकुलर एडिनोमा है या वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है या वो इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा है, यानी पेपिलरी कार्सिनोमा की एक ऐसी किस्म है जो कैप्सूल की तरह प्रेजेंट कर सकती है। फिर दूसरा वेरिएंट है जिसमें कैप्सूल तो नहीं बनता लेकिन वो फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देता है, लेकिन इन फॉलिकल्स के अंदर आपको न्यूक्लियर फीचर्स पेपिलरी वाले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरा जो वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक है और इसको कहते हैं टी सेल वेरिएंट। मैंने इसको रेड लाइन से मार्क कर दिया ताकि ये आपको पता लगे कि इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। इसको मैंने कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड अ वेरी डेंजरस लीजन, दैट इज़ कॉल्ड द टॉल सेल वेरिएंट। टॉल सेल वेरिएंट के अंदर आपको टॉल कलेमरल सेल नज़र आते हैं और ये जो टॉल कलेमरल सेल्स हैं, अगर लेट्स सपोज ये एक टॉल सेल है कलमरल का, ये दूसरा सेल है कलमरल सेल्स, ये तीसरा सेल है और इसकी जो विड्थ होती है इससे इसकी निस्बत इसकी जो हाइट है सेल की वो ज़्यादा होती है, यानी ये पतला और लंबा ज़्यादा होता है जबकि विड्थ के लिहाज से कम है। और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आएगा और बाकी सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है ये इओसिनोफिलिक होगा, यानी कि ये पिंकिश कलर का होगा। कैसा होगा? पिंकिश कलर का। सो बेसिकली तौर पे बाकी सबको मिटाते हुए सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं। अभी हम इसकी तस्वीर यानी डायग्राम भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। सो अगर ये सेल हैं पतले पतले सेल्स होते हैं और इतने मोटे नहीं होते। ये देखो उनकी जो विड्थ है वो इतनी नहीं है जितनी इसकी हाइट की एरो है। इसका मतलब है कि इनकी हाइट ज़्यादा होती है, इनकी विड्थ जो है वो कम होती है। और ये ख़तरनाक क्यों होते हैं? इसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये है कि इन ट्यूमर्स की एसोसिएशन जो है ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा पाई जाती है और हम ये बात आगे चल के भी एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जिनसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हम इस मरीज़ को इसका इलाज करेंगे तो उसके बचने के चांसेस कितने हैं। तो उन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में से हमने ये अभी तक साइंटिस्ट ने इस बात का उन्होंने एक ऑब्जर्वर स्टडी की है कि वो लोग जो ओल्ड होते हैं यानी इनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें पेपिलरी कार्सिनोमा से बचने के चांसेस
कम हो जाया करते हैं, यानी यंग एज के अंदर अगर खुदा न खास्ता ये ट्यूमर हो तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो टॉल सेल वेरिएंट इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बचने के चांसेस कम होते हैं। और हमने ये देखा था कि जितने भी पेपिलरी कार्सिनोमास के जनरल फीचर्स थे, हमने ये देखा था कि पेपिलरी कार्सिनोमास जो हैं, जो कन्वेंशनल पेपिलरी कार्सिनोमा है, वो लिम्फेटिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो आपका टॉल सेल वेरिएंट है, जिसको हम टॉल सेल वेरिएंट है, ये वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है। वेसल को पेपिलरी कार्सिनोमा का कन्वेंशनल वेरिएंट भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन पेपिलरी कार्सिनोमा के बारे में ये रुझान है कि वो लिम्फेटिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जबकि सिर्फ इसका जो टॉल सेल वेरिएंट है, ये ब्लड वेसल्स को ज़्यादा रुझान है इसका कि ये इन्वॉल्व करता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन होती है। एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन क्या होती है? एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन ये होती है कि ट्यूमर यहाँ से क्योंकि उसमें रुझान है ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करने का, तो ये एग्रेसिव बहुत है, तो ये निकल के थायराइड के जो ओरिजिनल ट्रू कैप्सूल होता है इसको परफेट करके बाहर की तरफ आ जाता है। और हो सकता है कि थायराइड के साथ जो मसल्स हैं उनमें ये ट्यूमर चला जाए, या हो सकता है वहाँ से निकल के ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता हुआ ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर दे। सो इसको हम कहते हैं कि पेपिलरी कार्सिनोमा बहुत ख़तरनाक है, और उसका ख़ास तौर पर ये जो टॉल सेल वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक है। हमारे एक लाहौर में दोस्त हैं डॉक्टर शुहेब, वो बहुत ज़बरदस्त सर्जरी करते हैं और हमारे पास भेजा करते थे। अगर चाहे टॉल सेल वेरिएंट तो मैंने वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन टॉल सेल वेरिएंट एक दो जगह पे मैंने केसेस देखे हैं, और टॉल सेल वेरिएंट का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, और ये पीजीज़ के लिए या उन लोगों के लिए जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कि अगर आपने एक ट्यूमर देखा, लेट्स सपोज ये ट्यूमर है, आपने इसकी माइक्रोस्कोपिक पे स्लाइड देखी है, स्लाइड पे आपको बाकी कन्वेंशनल एरिया पे पेपला नज़र आ रहे हैं, कहीं पे आपको उन पेपला के अंदर जो सेल्स हैं वो टॉल नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे लेबल करोगे और क्या लेबल करोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने टॉल सेल वेरिएंट को क्लासिक जो वेरिएंट है उसके से आपने डिफरेंशिएट ज़रूर करना है, क्योंकि क्लासिक जो वेरिएंट होता है पेपिलरी कार्सिनोमा का, जिसमें क्लासिक फीचर्स होते हैं और टॉल सेल नहीं होते या कम होते हैं, उनका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होता है। उनका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो टॉल सेल्स हैं, ये कितने टॉल सेल एक ट्यूमर के अंदर हों तो आप इसको कहेंगे कि ये टॉल सेल वेरिएंट है। तो ये ज़हन में रखें कि 30% से ज़्यादा ट्यूमर में अगर टॉल सेल्स नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये टॉल सेल वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा है, ये कोई और वेरिएंट पेपिलरी कार्सिनोमा का नहीं है। अगर सारे के सारे ट्यूमर में पेपला बनते हुए नज़र आएँ और लेस देन 30% में टॉल सेल नज़र आएंगे, तो फिर आप उसको टॉल सेल वेरिएंट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ वैल्यू है टॉल सेल की रिप्रेजेंटेशन की वो 30% या 30% से ज़्यादा होनी चाहिए पूरे ट्यूमर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि टाइप कौन सी है। तो सबसे पुअर प्रोग्नोसिस टॉल सेल वेरिएंट का है। फिर एक और वेरिएंट है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज सिक्लोजिंग वेरिएंट। डिफ्यूज सिक्लोजिंग वेरिएंट जो है आमतौर पे यंग इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। ये मैस की तरह तो प्रेजेंट नहीं करता, लेकिन ये डिफ्यूजली सिक्लोजिंग है। सिक्लोजिंग का मतलब है कि उसके अंदर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होता है, तो ये ग्वाइटर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ये भी बड़ा ख़तरनाक ट्यूमर है, और इसके अंदर भी लिम्फ नोड की मेटासिस हो सकती है। यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया था कि मैं अभी इसको बता भी देता हूँ यहाँ पे। ये टॉल सेल वेरिएंट होता है, ये टॉल सेल वेरिएंट, इसके अंदर जो जीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो म्यूटेंट होती है, वो होती है BRAF जीन। ये BRAF जीन इतनी ख़तरनाक है कि इसकी वजह से ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होगा, और इतना एग्रेसिव होगा कि वो उसकी ट्रीटमेंट के फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द टॉल सेल वेरिएंट। इसके अलावा जो है वो हाईलाइजिंग ट्यूबरकुलर ट्यूमर को भी इंक्लूड किया गया है, रिसेंटली कंसिडर किया गया पेपिलरी कार्सिनोमा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स हैं जो पेपिलरी कार्सिनोमा की हो सकती हैं, जैसे ऑन्कोसिटिक वेरिएंट होता है, वॉर्थलिन लाइक वेरिएंट होता है, ये भी पेपिलरी कार्सिनोमा की एक टाइप है। सो अब जल्दी से हम प्रोग्नोसिस की तरफ देखते हैं कि प्रोग्नोसिस में हमें देखते हैं कि एज
पेशेंट की क्या है, यंग एज है तो प्रोग्नोसिस बेहतर है, सेक्स अगर फीमेल है तो प्रोग्नोसिस बेहतर है, और स्टेज क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर अभी थायराइड के अंदर है, इसका मतलब है कि वो बाहर की तरफ नहीं फैला, तो उसकी स्टेज क्या होगी, ये लो स्टेज का है, ये लो स्टेज का ट्यूमर है। और अगर ट्यूमर निकल के बाहर फैल गया या जितना फैला इतना ही उसकी स्टेज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी आम अल्फाज में आप ये कहेंगे कि जब ट्यूमर अपने ओरिजिनल टिश्यू से निकलकर बाहर की तरफ फैलता है तो उसकी स्टेज जो है वो बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब है वो ज़्यादा फैल चुका है ट्यूमर। और अगर ट्यूमर अभी हुआ लेकिन अपने टिश्यू के अंदर ही मौजूद है, इसका मतलब है कि वो ट्यूमर ज़्यादा फैला नहीं है, उसकी स्टेज लो है। तो जितनी ट्यूमर की स्टेज लो होती है इतना प्रोग्नोसिस बेहतर होता है, जितनी ट्यूमर की स्टेज हाई होती है इतना प्रोग्नोसिस कम होता है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी ये मैं फिगर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फिगर में आप अल्ट्रासाउंड पे देख रहे हैं ये रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ये एक टिपिकल पिक्चर है जो कि इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं स्नो स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? स्नो स्टॉर्म। ये स्नो स्टॉर्म ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ छोटी छोटी ना गिर रही है और आपको वाइट वाइट ग्रैन्यूल नज़र आ रहे हैं। ये एक टिपिकल पिक्चर है जो कि डिफ्यूज़ सेक्युलरिजिंग वेरिएंट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? डिफ्यूज़। सो ये डिफ्यूज़ सेक्युलरिजिंग वेरिएंट का एक रेडियोलॉजिकल साइन है कि उसमें आपको स्नो स्टॉर्मिंग नज़र आती है। और अगली पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्लासिकल पिक्चर है जिसके अंदर आपको नेस्ट ऑफ सेल्स थायराइड सेल नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इनके दरमियान आपको धागे धागे नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्सटेंसिव आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे इनको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड सेक्युलोसिस, दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलोसिस। सो दिस इज़ अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ diffuse secularizing variant. This is a classical picture of diffuse secularizing variant of the thyroid gland. ठीक है, अब ये वो पिक्चर है जो कि जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको कलमनर सेल नज़र आ रहे हैं। ये सारे कलमनर सेल्स हैं, ये सारे कलमनर सेल्स हैं, ये सारे कलमनर सेल्स हैं, ये और सारे के सारे टॉल सेल्स हैं। इनकी विड्थ कम है, इनकी हाइट ज़्यादा है। ये जो पिक्चर है ये क्लासिक पिक्चर किसकी है? टॉल सेल वेरिएंट की। सो टॉल सेल में जो सेल्स होते हैं वो कलमनर हो जाते हैं। और अगर ये कट ऑफ वैल्यू कितनी है? 30%। अगर 30% से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं टॉल सेल वेरिएंट, वरना वो क्लासिकल वेरिएंट के अंदर आएगा। उसका प्रोग्नोसिस वैसा नहीं होगा चाहे अगर आपको छोटा फोकस नज़र आ रहा है। सो फोकस ऑफ टॉल सेल की रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर फोकस की रिप्रेजेंटेशन 30% से ज़्यादा है तो फिर पेशेंट के लिए वर्स्ट नाइटमेयर है, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द पेपरी कास्टोमा ऑफ थायराइड। अब यहाँ पे आखिरी पॉइंट जो था बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पेपरी कास्टोमा का टॉल सेल वेरिएंट है वो बाज़ औक़ात इस तरह से ट्रबैकुलर अरेंजमेंट होता है। ये इस तरह से लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्रबैकुलर अरेंजमेंट होती है। ये जो अपीयरेंस है ये बिल्कुल इस ख़ास टिपिकल अपीयरेंस को हम कहते हैं, ये आप जो नज़र आ रहे हैं आपको, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पेपरी कास्टोमा टॉल सेल वेरिएंट। थैंक यू।